Good morning, students. Have a nice day. Welcome in our English class, a common class. बच्चों कुछ रिक्वायरमेंट थी कि सर बेसिक इंग्लिश के बारे में नॉलेज दिया जाए, एक वीडियो बेसिक की। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की बेस कहाँ से स्टार्ट होती है? इंग्लिश की बेस प्यारे बच्चों सबसे पहले कंपलसरी चीज़ है वो है टेंस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस क्या है। टेंस के हिसाब से प्यारे बच्चों हर एक चीज़ को इंग्लिश में इजी तरीके से लर्न किया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और अगर हमारी इंग्लिश के टेंस स्ट्रॉन्ग होंगे, टेंस की हमारी पावर, हमारी वोकेब अच्छी होगी तो हम अच्छे तरीके से इंग्लिश को कवर कर पाएंगे। अर्थात कुछ एक बच्चों के मन में ये भ्रम रहता है कि इंग्लिश बहुत टफ है, बड़ी मुश्किल है। तो उनका मेन रीज़न यही होता है कि उनका इंग्लिश का टेंस बेस जो है, इंग्लिश का बेस है वो कमज़ोर होता है। अर्थात वैसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको टेंस का नॉलेज बताने जा रहा हूँ कि टेंस क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस किस रूप में, किस प्रकार, कौन से वाक्य में, किस सेंटेंसेस के अंदर किस प्रकार से हमें यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम टेंस। टेंस है क्या स्टूडेंट्स? टेंस समय को बताता है, अर्थात समय के हिसाब से चलता है। अर्थात इसका वर्ड मीनिंग में बात करूं तो काल। काल स्टूडेंट्स टाइम भी लिखते हैं, समय भी लिखा जा सकता है इसको। अर्थात ये टाइम के हिसाब से चलता है, अर्थात इसका अपना एक निश्चित टाइम होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस है क्या। टेंस एक समय को बतलाने वाली एक विधि है जिसके अंतर्गत टाइप ऑफ टेंस होता है प्यारे बच्चों। टाइप ऑफ टेंस, प्रकार क्या है, अर्थात टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अर्थात हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, समय है वो किस रूप में होता है। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको बताऊं तो घड़ी का समय, अर्थात ये घड़ी की हर मिनट की सुई या हर सेकंड की हर सुई, हर पल हमें टेंस को बताती है। अर्थात जिस समय में यह प्रेजेंट में है वह अभी अभी का समय है, जो अभी बीता है वो पास्ट है, और जो अभी घड़ी में बजने वाला है वह फ्यूचर कहलाता है। अर्थात 3 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों इसके। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अगर मैं उनके नाम बताऊं आपको तो एट फर्स्ट होता है प्यारे बच्चों प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस कहा जाता है इसको। प्रेजेंट टेंस प्यारे बच्चों अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये होता है वर्तमान काल। वर्तमान को समझने की कोशिश करें, जो अभी है, अर्थात जो अब है। कहने का मतलब क्या है कि जो अभी अभी चल रहा है। जैसे मैं लिखता हूं, आप सुनते हैं, जैसे मैं लिखता हूं। अब मैं बात करूं कि जैसे मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, क्या अभिव्यक्ति हो रही है? अर्थात ये बता क्या रहा है कि मैं लिखता हूं अभी अभी, अर्थात प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से दूसरे पर पास्ट, इसकी बात करें हम, पास्ट टेंस होता है प्यारे बच्चों। पास्ट टेंस मतलब अगर मैं बात करूं भूतकाल, अर्थात भूतकाल प्यारे बच्चों जो बीत गया, जो बीत गया, जो चला गया है। अर्थात जो चला गया है वो भूतकाल है। अर्थात बीते गए समय को हमने, जैसे मैं कह दूं मैंने लिखा, मैंने जैसे यूं लिख दूं कि मैंने पत्र लिखा, प्यारे बच्चों ये भूतकाल की बात है। अर्थात एक्सप्रेशन कह रहे हैं कि मैंने पत्र लिखा, अर्थात मेरे लिखने की क्रिया थी वो थोड़े समय पहले थी, अर्थात वो पूरी हो चुकी है। तीसरे पॉइंट पे प्यारे बच्चों फ्यूचर होता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस है क्या प्यारे बच्चों? भविष्यत का, जिसको भविष्यत काल। बच्चों जो आएगा, अर्थात जो आएगा, जो आगे आएगा। जैसे एग्जाम्पल दे दूं, अर्थात जो आगे आएगा, अर्थात जैसे मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, ये क्या है? अर्थात मेरे लिखने की प्रक्रिया है वो आगे आने वाले समय में होने वाली है, इसीलिए ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अर्थात
फ्यूचर टेंस होता है, अर्थात जो भविष्य में होना है वह फ्यूचर कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे हम। एट फर्स्ट बच्चों वर्तमान होता है, अर्थात इंग्लिश में इसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। उसके बाद पास्ट होता है, भूतकाल होता है। उसके बाद फ्यूचर टेंस होता है प्यारे बच्चों, जो भविष्य काल होता है। अब 3 टेंसेज हैं हमारे पास, 3 रूप हैं टेंस के, 3 टाइप हैं। अब प्यारे बच्चों प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं, 4 इसके होते हैं, 4 पार्ट इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं। हम बेसिक नॉलेज के अनुसार सिर्फ हम टेंस, टाइप ऑफ टेंस और टेंस के प्रकार के साथ हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसका मूल अवधारणा, मूल रूप क्या होता है, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। किसी लिखे गए किसी दीवार पर, किसी किताब में, किसी सेंटेंस किताब में, हमारे चैप्टर में लिखे गए वाक्य का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, हम किस प्रकार से बताएं कि टेंस कौन सा है। हमें पता चलना चाहिए कि कहानी है, कोई स्टोरी है, कोई लिखी गई कोई बात है, वो कौन से टेंस में अगला कहना चाहता है, अर्थात जो राइटर है वो कौन से टेंस में बात कर रहा है। कई बार हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम इस चीज़ को तय नहीं कर पाते और हम उसको समझ नहीं पाते हैं, हम उसके वाक्य की कही गई बात के टेंस का पता नहीं चला पाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, उसका आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर पाते हैं। जिससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम उस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो आंसर अटेम्प्ट करते समय हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारी जो ग्रामिकल एलिमेंट है वो गलत हो जाते हैं। और एग्जामिनर क्या करता है, सबसे पहले यही देखता है कि बच्चे की ग्रामर कितनी स्ट्रांग है। अगर बच्चे की ग्रामर स्ट्रांग नहीं होती, जैसे कोई क्वेश्चन हमें पास्ट में पूछा गया है और हम उसका आंसर लिखते समय उचित सही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और हम वैसे ही लिख देते हैं उसको, या गलत हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब गलत हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो टेंस दूसरे में चला जाता है। पास्ट की बात थी वो प्रेजेंट में होती है, या प्रेजेंट वाली या पास्ट वाली बात जो पास्ट में पूछी गई थी, स्टोरी प्ले पास्ट में हुई थी, हम आंसर फ्यूचर का देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम आंकलन नहीं कर पाते उस चीज़ का, क्योंकि हमें उस चीज़ का पूर्ण नॉलेज नहीं होता। इसके लिए इन चीज़ों को जानना अति आवश्यक है कि हम किस तरीके से करें। तो प्यारे बच्चों सब टेंस होते हैं जिनमें प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, जिसमें ए भाग लिखूं मैं इंडेफिनेट होता है, इंडेफिनेट टेंस होता है प्यारे बच्चों पहला। दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तीसरा सी पार्ट में लिखूं परफेक्ट होता है प्यारे बच्चों, और डी पार्ट में आता है प्यारे बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों प्रत्येक सेंटेंस के, अर्थात 3 टेंस के प्रत्येक के 4 होते हैं। इट मीन्स टोटल बन जाते हैं अपने पास 12, अर्थात टेंसों के 12 पार्ट होते हैं। टोटल टेंस 3 होते हैं, तीनों के प्रत्येक के 4 सब पार्ट होते हैं और सब पार्टों के साथ क्या होता है कि ये टोटल काउंटिंग इनकी 12 बन जाती है। प्रत्येक टेंस की हर एक की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, अपनी मेन वर्ब होती है, जिससे हमें उसको आइडेंटिफिकेशन जानना करना होता है कि हम पहचान लें उस चीज़ को कि ये कौन सा टेंस है और किस तजुर्बे से हमें इसको प्रयोग करना होगा। तो इसके साथ क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर हम इसको पहचानें, इनको पहचाने, इनसे पहले सेंटेंसेस टाइप होते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसको वाक्यांश कहा जाता है या हम वाक्य बोल देते हैं। अर्थात ये एक वाक्य होता है, अर्थात जिसके अंदर एक वाक्य, अंग्रेजी का एक वाक्य बनने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले उसमें एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये कंडीशन कहीं अप्लाई होती है तो ये एक सेंटेंस का रूप धारण कर लेता है, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। ये एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस सिर्फ ये भी है, जैसे ही वीव्स, वह रोता है, सेंटेंस है प्यारे बच्चों। अगर हम यहां देखें तो ही वहां सब्जेक्ट है ओनली और यहां इसकी ये क्रिया है, मेन वर्ब लगी हुई है, तो ये भी, इसको भी सेंटेंस बोला जाता है। लेकिन जनरली सेंटेंसेस के लिए प्यारे बच्चों ये जरूरी होते हैं, ये होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मुख्य जो अवधारणा, मुख्य जो हमारी कैचिंग करने की जो चीज़ है, मुख्य जो हमें सीखने की जो बात है वो है प्यारे बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पूर्ण नॉलेज ले लेते हैं
तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि हम टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं, उसकी ये आंकलन कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस में बात कर रहा है, ये प्रेजेंट में कर रहा है, ये पास्ट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है। और सपोज करो कि अगर हमें टेंस के लेसन के किसी क्वेश्चन को हमें ये पता चल जाए कि ये स्टोरी प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। अगर हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो हमारी जो ग्रामिकल एलिमेंट्स हैं, ग्रामर जो हमारी सही स्टिक होनी चाहिए, वो अगर स्टिक है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली सही होगा और हमें पूरे अंक प्राप्त होने में मदद मिलेगी। अब बात करूं प्यारे बच्चों मैं हेल्पिंग वर्ब की। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, जैसे ये आपने देख लिया कि ये देखने के बाद हम क्या करें कि अगर हम प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब हम इसके वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, ये आपके लिए कंपलसरी चीज है कि आप इसको सीखें। अगर आप इस चीज को सीखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आशा करूंगा कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से आप इसको जान रहे हैं। और जानने के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है कि सही और स्टिक प्रयोगात्मक शैली हमारी चलती है। तो क्या होगा, आइए हम देखते हैं कि हमारी शैली क्या है, हम किस तरीके से हम इसको पढ़ें। देखिए कि अगर हम जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात मैं करूं, हेल्पिंग वर्ब क्या है प्यारे बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, जो एक वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब के रूप में ये काम करती है। और जब सहायक क्रिया हमारे पास नॉलेजेबल है तो क्या होगा, मुख्य स्टूडेंट्स आपकी पैटर्न के अनुसार अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की तो होता है डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्यारे बच्चों जो हमारे प्रेजेंट टेंस में काम आती है। ये हमारे प्रेजेंट में काम आती है, अर्थात जितने भी हमारे प्रेजेंट के जितने भी पोर्शन चलेंगे उनके अंदर हम मोस्टली ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। दूसरी ओर प्यारे बच्चों क्या होता है, डिड, वाज, वर और हैव, हैड, ये हमारे काम आएंगे प्यारे बच्चों पास्ट में। किसमें काम आएंगे, पास्ट टेंस में। अर्थात जब भी हम भूतकाल का जिक्र करेंगे तो इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते रहेंगे। हर एक टेंस की अपनी अपनी होती है। अगर हम बात करें फ्यूचर की तो प्यारे बच्चों शैल और विल, अर्थात इसके पार्ट्स होते हैं, इनको हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। अब मैं आपको एक छोटी सी कॉमन सी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कहीं भी किसी भी वाक्य के अंदर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे जाए, अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे जाए तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि ये टेंस है, ये प्रेजेंट का है। बात किस टेंस में हो रही है, प्रेजेंट टेंस में हो रही है। अर्थात इसके साथ जो भी वर्ब लगी हुई हो, अर्थात कंडीशन के अनुसार चार पार्ट होते हैं, अलग अलग मेन वर्ब का यूज होता है। जिस प्रकार से डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इज, एम, आर के साथ, वो मैं आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगा कि क्या लगता है, जिसमें इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, हैज हैव के साथ स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये वर्ब, मेन वर्ब की बात करूं तो इनके साथ अलग अलग यूज होती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक्य होगा तो आपके सामने ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। अगर किसी वाक्य के अंदर आपको डिड मिले, वाज या वर मिले या हैड मिले तो निश्चित रूप से वो बात हो रही है, वो किस टेंस में हो रही है, पास्ट टेंस में हो रही है स्टूडेंट्स। वो पास्ट टेंस की बात है और पास्ट टेंस के अंदर ही अगला बात कर रहा है और हमें जवाब पास्ट में देना होता है। जैसे शैल और विल, शैल और विल अगर किसी वाक्य में मिले, शैल बी मिले, शैल हैव मिले, शैल हैव बीन मिले, जो भी मिले, अर्थात शैल और विल का कंपलसरी होना प्यारे बच्चों हमें क्या दिखाएगा, फ्यूचर टेंस दिखाएगा। अर्थात वो एक फ्यूचर टेंस की बात हो रही होगी। तो इसके साथ ही अर्थात ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आप नोट कर सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हमें किस टेंस में, कहां और किस स्थिति के अंदर प्रयोग होनी होती है। जिस स्थिति के अंदर हम प्रयोग करते हैं, अर्थात ये प्रेजेंट में करते हैं, ये प्यारे बच्चों पास्ट में करते हैं और ये फ्यूचर टेंस के अंदर हम यूज करते हैं। और जैसे ही हमारे टेंसेस के पार्ट्स होंगे
उन टेंसेज के पार्ट के अनुसार क्या होता है कि जब भी हम कहीं पर भी किसी भी लिखे गए किसी टेंस को अगर हम देखते हैं तो टेंस के अनुसार चलता है प्यारे बच्चों। जो भी वक्त हमें इंगित करता है या स्टोरी हमें किसी कंडीशन को इंगित करती है तो उसके साथ ही हम क्या करेंगे, अपने टेंसेज को हम हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफिकेशन करेंगे और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उसके साथ जो हमारे रूल होंगे उन रूल के अनुसार हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे बात करता हूं, सबसे पहले एट फर्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंट की ओर। प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस की ओर चलते हैं। प्रेजेंट है क्या, मैंने बताया था ये वर्तमान है, अर्थात जो अब है, जो अब है। अर्थात जैसे मैंने कहा था कि मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, अर्थात यहां मेरा लिखना अभी जारी है, इसीलिए कौन सा टेंस है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में। अगर हम बात करें पार्ट्स की कि कौन कौन से पार्ट्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। इंडेफिनेट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है एंड चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रत्येक की अपनी स्थिति होती है, प्रत्येक की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिटी अपने साथ रखता है और हेल्पिंग वर्ब्स भी अपनी यूज होते हुए और इसके साथ मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट की मैं बात करूं, इंडेफिनेट की, इंडेफिनेट टेंस की बात करूं, इंडेफिनेट प्यारे बच्चों, इनडेफिनेट अर्थात डेफिनेट का मतलब निश्चित होना और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चितता, अर्थात कर्ता के द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य का वर्तमान स्थिति में पता होना, वर्तमान क्रिया का पता होना इंडेफिनेट टेंस के साथ होता है प्यारे बच्चों। जहां अब मैं बात करूं, अगर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक के 4 सेंटेंसेज होते हैं, सेंटेंस की बात जहां तक करूं तो सबसे पहले होता है प्यारे बच्चों पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसको हम सकारात्मक बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जा सकता है। और दूसरा नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा इंटेरोगेटिव होता है और इसके बाद आता है प्यारे बच्चों चौथा पार्ट आता है, वो आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन 4 सेंटेंसों के अंदर ही बातचीत चलती है, अर्थात इन 4 सेंटेंसों के साथ ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जा सकता है, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोला जा सकता है। नेगेटिव प्यारे बच्चों नेगेटिव से संबंधित है, अर्थात इसमें नोट होगा। इंटेरोगेटिव प्यारे बच्चों साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, अर्थात नोट और इसके साथ साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगना है। अर्थात जैसे ही इन सेंटेंसों की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको। क्या होता है, हमें 2 चीजें विशेष हमें ध्यान में करनी होती है, वो मैंने आपको बताया कि वो क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब हमें इन चीजों का पता होगा, जैसे यहां पर लिखी गई है कि इन चीजों को हमें प्रयोग में लेना है, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों कि पॉजिटिव सेंटेंस में मेन चीजें, अर्थात अगर हिंदी वाक्य की पहचान करूं स्टैंडर्ड के अनुसार की बेसिक नॉलेज की, तो वाक्य का अंत होता है हिंदी वाक्य के अंदर बच्चों ता है, अर्थात ती है कह दें या ते हैं भी होता है, अर्थात ये सब वाक्य के अंत में मिलेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था कि मैं लिखता हूं, यहां अगर के हम देखते हैं कि ता हूं, अर्थात है शब्द जो भी है शब्द है प्यारे बच्चों, वो हमें प्रेजेंट बताएगा। है शब्द हमें क्या बताएगा, प्रेजेंट बताएगा। है शब्द प्रेजेंट बताने के साथ ही प्यारे बच्चों हम इसके अन्य भागों की ओर देखेंगे। जब हम इसके दूसरे पार्टों की तरफ बात करते हैं तो अगर इंडेफिनेट की बात करें तो प्यारे बच्चों ता शब्द इन माइंड करेंगे कि जहां ता है, ती है, ते हैं आदि ये शब्द होते हैं तो वहां प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करूं, जो मैंने आपको बताया कि 2 चीजें मुख्य रूप से हमें ध्यान में करनी है, वो है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है,
इन दोनों चीजों को आप विशेष ध्यान में रखेंगे तो आप इसके आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, वाक्य को पहचान पाएंगे और वाक्य का ट्रांसलेट इन इंग्लिश कर पाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्यारे बच्चों जब इंडेफिनेट की बात होती है और सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल भी कहा जा सकता है इसको, जब सिंपल सेंटेंस की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब नो यूज होता है, अर्थात प्रयोग नहीं होती। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, उपरोक्त लिखी गई कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंसेज में प्रयोग नहीं की जाती। मेन वर्ब की बात करूं तो प्यारे बच्चों वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन होता है आपके द्वारा कि सर कहाँ यूज करें वर्ब की पहली फॉर्म का और कहाँ यूज करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का। कि जब भी हम प्यारे बच्चों हम इसको यूज करेंगे, जैसे ही हम इसका प्रयोग करेंगे, जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग के जरिए हमें यह पता चलना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हम प्रॉपर ले लेते हैं तो जब सब्जेक्ट का नॉलेज हमारे पास होता है तो ही हम इसको प्रयोगात्मक शैली में अपने ले आते हैं। तो क्या होता है कि अगर प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस की मैं बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल नाउन के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा प्यारे बच्चों होता है सिंगुलर नाउन। अब नाउन की बात करूं कि कौन से नाउन होते हैं, नाउन क्या है, कौन से सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। अगर हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन की बात करते हैं, जब हम सिंगुलर की बात करें तो प्यारे बच्चों जहां सिंगुलर मतलब एक वचन, हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं और आपको बताना चाहूं तो एक वचन, जहां पर कर्ता, जहां पर सब्जेक्ट अकेला हो तो वहां सिंगुलर नाउन होता है। जैसे ही है, सी है, इट है या कोई भी नाम विशेष जिसको हम कह दें एनी नेम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता जो भी है वो सिंगुलर नाउन में आते हैं जहां अकेले की बात हो रही हो। प्लूरल नाउन की मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों वी, यू एंड दे और अन्य भी जो भी होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। जैसे मैं लिख दूं बुक्स, अगर मैं लिखूं प्यारे बच्चों बुक्स तो ये प्लूरल नाउन है, जबकि अगर मैं बात करूं बुक तो ये सिंगुलर नाउन है। तो जहां भी सिंगुलर नाउन होगा वहां पर हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और अगर प्लूरल नाउन होगा वहां वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। प्यारे बच्चों जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं लिख दूं कि वह नाचती है, वह नाचती है। हिंदी वाक्य से बात करूं जैसे वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। आइए हम ट्रांसलेट करते हैं एज ए रूल कि क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, और अगर सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यहाँ सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, यहाँ प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नाउन के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सिंगुलर नाउन के साथ। तो आइए ही है अर्थात ती है ने हमें बताया प्रेजेंट है, और ती है हमें बताती है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है, नकारात्मकता नहीं है और इंटेरोगेशन नहीं है, इट मींस ये एक सिंपल सेंटेंस है। जब सिंपल सेंटेंस होता है तो प्यारे बच्चों क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है इसकी, नाचना। क्रिया क्या है, नाचना। नाचना है तो प्यारे बच्चों डांस, डांस, डांस के साथ हम क्या लगाएंगे एस या ईएस, क्योंकि नाउन क्या है हमारे पास सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होता है तो हम ये लगाएंगे। जैसे प्लूरल नाउन की बात करूं तो दे अर्थात मैंने आपको बताया कि इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खेलना प्यारे बच्चों पले, खेलना क्या होता है पले। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको पहचान पाएंगे। जैसे सपोज करो अब आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो प्यारे बच्चों अगर किसी भी वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना हुआ हो और अगर सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हो तो वो डेफिनेटली प्यारे बच्चों प्रेजेंट का टेंस होता है, और प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनेट और इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस होता है। और जैसे ही सिंपल सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेट इन इंग्लिश करना चाहें तो मैंने आपको बताया कि एट फर्स्ट हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हम ऑब्जेक्ट लगा करके हम वाक्य को
पूरा करेंगे। इसके साथ आगे की जो भी सेंटेंसेज का आपको नॉलेज है या आगे के जितने भी सेंटेंसेज है वो बच्चों मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखना, अगर इनको ट्राई करना। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।